हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि अभी कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने पूरा स्ट्रेटजी बताया था कि क्या कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है और उसके बाद जो सिलेबस है जीएस का उसको बताया था। अभी आज से स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग स्ट्रेटजी बनाए थे 10 दिनों में, जैसे एक एक जो भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी जो ब्रांच है उसको कंप्लीट करने वाले हैं 10 दिनों में। तो ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन इसको दूसरा समझिएगा टॉपिक, क्योंकि 10 बजे जो टेस्ट होता है तो इसी से होता है। तो अभी आज ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ वो टेलीग्राम पे 10 बजे जो टेस्ट होता है पेड ग्रुप है उसमें, तो आप लोग यही पढ़ के वहां पे दीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लिया है वो पढ़ लीजिएगा, अगर लेना होगा तो वो 50 रुपीज का 15 डेज के लिए अभी चल रहा है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान के आप मतलब सबसे पहले तो संविधान पढ़ना है। तो संविधान में यहाँ से ये दूसरा टॉपिक है, संविधान के स्रोत, यहाँ से शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। हम्म तो देखिए, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मतलब जितना भी संविधान बना हुआ है तो वो अधिकतर जो अधिकांश भाग है वो भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है, क्योंकि हम लोग का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं से कुछ लिया गया है, जैसे रूस से कुछ लिया गया है, कुछ कनाडा से लिया गया है, कुछ अमेरिका से लिया गया है। तो जो सबसे ज्यादा लिया गया स्रोत है वो भारतीय संविधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी जो संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, ठीक है, जिसका विवरण इस प्रकार है। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आता है एग्जाम में कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा चीज लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, ये आपको याद करना मस्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है, द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन आदि लिया गया है। मतलब जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन से लिया गया है, ये सब याद, ये सब रटने वाली चीज है। ये सब अगर ये सब एक तरीके से फैक्ट है। तो देखिए, द्विसदनीय प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता माना जाता है ना, कि एकल नागरिकता है। एक सेकंड, तो वो लिया गया है, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, वो लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको लिया गया है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसको भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना, ये सब चीजें जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ओके, ये सब जरूर आता है कि मूल, कभी पूछ लेगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, या फिर पूछ लिया राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं नीचे का, कनाडा से क्या लिया गया है। तो कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सब कनाडा से लिया गया है, ठीक है। ये देखिए यूपीपीएस पीसीएस 2006 में पूछा भी है। नेक्स्ट आयरलैंड, ये हमेशा पूछा जाता है कि नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा, वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो लिया गया है। उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए जर्मनी से क्या लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
देखिए जर्मनी से पूछता है क्या लिया गया है, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन आज लिया गया है। सोवियत संघ रूस से अभी कौन सा एग्जाम था, एलटी में भी किसमें पूछा था कि सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मतलब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, तथा न्याय, मूल कर्तव्य तथा न्याय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को भी लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, जो रेड से लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, आपको याद करना है। और राज्यसभा द्वारा सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जापान से क्या लिया गया है और फ्रांस से क्या लिया गया है, तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समता व बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, एक क्वेश्चन इससे जरूर बनने वाले हैं। ओके, अब भाग पढ़ते हैं, जब संविधान के स्रोत हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद भाग पढ़ेंगे, फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं, आइए देख लेते हैं कैसे हैं। तो ये देखिए, इधर आपको भाग देखिएगा कि भाग कौन सा है, इधर विषय कौन से हैं, इधर अनुच्छेद, मतलब उस भाग में कितने कितने अनुच्छेद हैं वो दिखाया गया है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पूछ लिया कि मूल अधिकार कौन से भाग, मतलब कि कौन से भाग में है या कितने से कितने अनुच्छेद तक है। मेन भाग पूछता है कि जैसे मूल अधिकार कितने भाग में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग कौन से में है, तो ये। ठीक है, तो देखिए भाग 1 में क्या है, 1 मिनट बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ध्यान से याद करिएगा कि भाग 1 में है, पहले में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ये आपको रटना पड़ेगा पूरा। भाग 2 में है नागरिकता, नागरिकता एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, हम लोग 2 लोग हैं तो नागरिकता अपने भारत का लेंगे। ठीक है, भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद है। भाग 3 में है मूल अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, कि 3 लोग हो जाए हम लोग। ओके, तो भाग 3 में है मूल अधिकार, ये सब याद कर लीजिएगा। भाग 4 में है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अभी स्रोत पढ़ा हम लोगों ने, कहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड से लिया गया है, तो ये 36 से 51 तक है। ओके, फिर देखिए भाग 4 क में, भाग 4 में तो नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, जो अभी जोड़ा गया था ना 51 क में संविधान संशोधन के तहत, भाग 4 क में। ओके, फिर भाग 5 में क्या है, संघ है, 52 से लेके 51 तक। और संघ में क्या क्या है, तो अध्याय 1 में है कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघीय न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये संघ में है। ओके, तो भाग 5 में संघ है, ये 5 है और ये संघ है। ठीक है, तो याद करिएगा कि भाग 5 में संघ की बात की जाती है, और भाग 6 में किसकी बात की जाती है, तो एक सेकेंड, भाग 6 में किसकी बात करते हैं, तो हम लोग राज्य की बात करते हैं। तो राज्य का जो अनुच्छेद है वो कितना है, 152 से लेके 237 तक राज्य की बातें करता है। इसमें अध्याय 1 में सामान्य है, सामान्य की बातें करता है, और अध्याय 2 में कार्यपालिका, अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल, अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार, और अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय, और अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय जो है उसके बारे में बातचीत करता है।
नेक्स्ट भाग 7 में क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको याद करना है। ओके, भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निरसित, ठीक है, ये निरसित है भाग 7 238 भाग है, इसका अनुच्छेद है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेके 241 तक, जिसमें से 242 अनुच्छेद जो है वो निरसित है। और भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। ओके, तो भाग 9 में पंचायत है, जिसका अनुच्छेद कितना है, 243 से लेके 243 अड़ तक है। भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं, 243 त से लेके 243 यच्छ तक। ओके, भाग 9 ख में है सहकारी समितियां, जो कि 243 यज से लेके 243 यन तक है। ओके, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इसका अनुच्छेद है 244 से लेके 244 क तक। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसमें अध्याय 1 में है विधायी संबंध और अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध। ठीक है, अभी हम लोग भाग 5 में क्या पढ़े थे, संघ पढ़े थे। ठीक है, भाग 6 में राज्य पढ़े। भाग 7 में क्या था, तो ये निरसित था। ठीक है, और भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। और भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं। 9 ख में सहकारी समितियां हैं। ओके, 10 में अनुसूचित जात और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि 245 से लेके 263 तक है। और भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जो कि अध्याय 1 में वित्त है और अध्याय 2 में उधार है। इसका अनुच्छेद है 264 से लेके 300 क तक। और इसी में है भाग 12 में ही देखिए संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया था ना, वहां से यहाँ रख दिया गया है। चलिए अभी आगे पढ़ाया जाएगा। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, अनुच्छेद 301 से 307, इसमें वाणिज्य और समागम भी है। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे कि सेवाएं, लोक सेवा आयोग, ये सब। ठीक है, अनुच्छेद है 308 से 323, जो कि 315 में लोक सेवा आयोग आता है अनुच्छेद। चलिए, भाग 14 क अधिकरण में क्या है, तो 323 क और 323 ख है। भाग 15 में निर्वाचन है, जो कि 324 से 339, और 339 क जो है वो निरसित है। भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से लेके 342 क अनुच्छेद तक है ये। और देखिए राजभाषा भी आ गया, तो भाग 17 में क्या है, राजभाषा 343 से लेके 351 अनुच्छेद तक। इसमें अध्याय 1 में है संघ की क्या भाषा है वो, और अध्याय 2 में है क्षेत्रीय भाषाएं। अध्याय 3 में उच्च न्यायालय आदि की भाषा, और 4th में है विशेष निर्देश जो दिए गए वो। तो इसका हम लोगों ने अनुच्छेद देखा। भाग 17 में राजभाषा है, और 343 और 351 अनुच्छेद तक है। भाग 18 में आपात उपबंध है, ठीक है, जो कि 352 से लेके 360। आपात उपबंध मतलब समझ ही रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ये सब। भाग 19 में क्या है, तो प्रकीर्ण, जो कि 361 से लेके 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन 368 पूछा जाता है अधिकतर, ये भी स्टार्ट कर लीजिए कि पूछ लेता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो 368 अनुच्छेद में है, और भाग 20 में है। ओके, भाग 21 में क्या है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो दिए गए हैं वो 369 से लेके 392 तक है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम क्या है, और प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है।
343 से लेके 395 अनुच्छेद तक। ओके, ये रहा हम लोग का भाग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, और स्त्रोत भी आपको याद करना है। अब चलिए हम लोग जो भाग पढ़े हैं, भाग के अंदर जो अनुच्छेद हम लोगों ने जाना है कि कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद है, तो उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं वही वही देखेंगे। ओके, और इसको बहुत ध्यान से इन सबको पढ़िएगा, ये नहीं कि हवा में आप लोग पढ़ लीजिए कि अरे क्या पढ़ा रही इतना इधर उधर, तो ये नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी कैंडिडेट हैं अच्छे पढ़ने वाले, वो ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे। चलिए देखिए, संविधान में अनुच्छेद, भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं, जो अभी हम लोगों ने भाग में देखा है। क्योंकि जैसे बीच बीच में ना अनुच्छेद जब संविधान संशोधन होता है तो जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसको जो मूल है उसमें नहीं जोड़ा जाता। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है, यही कह रहे हैं ना। चलिए, अब अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये पूछता है अधिकतर कि किसी अगर नए राज्य का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या उसके नामों का परिवर्तन करना हो तो किस अनुच्छेद के तहत हम कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। या तो अपने भारत में नए राज्यों का जो प्रवेश करवाते हैं, नए राज्य बनाते हैं या स्थापना करते हैं, तो वो कैसे करवाएंगे, तो वो हम लोग करवा सकते हैं अनुच्छेद 2 के माध्यम से। ओके, और अनुच्छेद 5 में क्या है, तो संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता दी गई थी वो है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, इम्पोर्टेंट, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कि मतलब न्याय के सामने जो है सब बराबर हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ आप किसी धर्म, मूल, जो उसका मूल वंश है, जाति है, लिंग है कि वो लड़का है लड़की है, ट्रांसजेंडर क्या है, या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, मतलब आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जो छुआछूत है उसका अंत है, स्टार वाले क्वेश्चन। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। भारत में आप देखते होंगे किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाती है। उपाधि क्या मतलब, जैसे पीएचडी की उपाधि दी जाती है, हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं उसकी उपाधि दी जाती है, लेकिन जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी के सामने सर या लॉर्ड या ऐसे करके, ये सब उपाधि नहीं दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। वाक स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। चलिए, फिर अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अभी ये एलटी में आया हुआ क्वेश्चन था, एलटी प्री में आप लोग देखे होंगे, होम साइंस के ही शिफ्ट में आया था ये वाला क्वेश्चन अनुच्छेद 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 क में क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानव व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा कि आता है क्वेश्चन में कि पूछता है, जैसे पूछ लिया कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में है। और मानव व्यापार, जैसे मानव का जो खरीद फरोख्त जो है वो, या फिर बलात् श्रम का जो प्रतिषेध किया गया है वो
किसमें है, अनुच्छेद 23 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 25। इनमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसमें सब मतलब जैसे सभी लोग अपने धर्म का जो है अंतःकरण कर सकते हैं और अपने से जो भी धर्म मानना है वो मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसके तहत, तो अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भी पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, इसको भी याद कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क में है समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, 41 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 ख में है सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, जो हम लोग ECCE पढ़ते हैं ना, ECCE वही ये है, इसका प्रावधान यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए अनुच्छेद 50 बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, मतलब जो हमारी कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उससे पृथककरण होना चाहिए, तो इसी से हम लोगों का न्याय सही से हो पाएगा। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क में क्या है, मूल कर्तव्य, अभी ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ओके, इसमें अभी वर्तमान में कितने 11 मूल कर्तव्य हैं, और ये चलिए आगे जब मूल कर्तव्य पढ़ाएंगे तो फिर बता देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जा रहा है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 52 में। ओके, फिर अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ये सब पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद में है, तो 55 में। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आप लोग देखिए ऊपर स्रोत पढ़े हैं ना कि राष्ट्रपति के पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस मतलब कि देश से लिया गया है, आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर यहाँ तक देखे हैं आप लोग तो। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी लिया गया है, इसको बताया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के विलंबन या परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। ओके, ये आप लोगों को समझ में आया कि अनुच्छेद 72 में क्या है, तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति को एक न्यायिक शक्ति भी प्राप्त होती है कि वो जैसे कोई भी मान लीजिए वैसा काम किया हुआ है तो उसको क्षमा भी कर सकता है, उसके फांसी को भी वो माफ कर सकता है, मतलब कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। और
दंडादेश के निलंबन में जो है परिहार या लघुकरण भी कर सकता है। ये जैसा कि राज्य में राज्यपाल होते हैं और भारत में अपने देश में राष्ट्रपति होते हैं, तो लेकिन राज्यपाल को उतनी शक्ति प्राप्त नहीं है, वो किसी भी फांसी या ऐसे मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसके पास ये शक्ति रहती है। ओके, चलिए, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद रहती है। अनुच्छेद 75 1 में, अनुच्छेद 75 1 में क्या है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब ये भी पूछता है, देखिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो भी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, जो कि प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। ओके, और प्रधानमंत्री तो जो मंत्रिमंडल में जो सबसे बहुमत का नेता रहता है, सब उसको चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप स्टार वाले क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिएगा। 76, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। तो इसको हम लोग ट्रिक से भी याद करते हैं, तो हाँ, जैसे कि सरला 79, 80, 81 को याद करिएगा सरला से। तो 79 में संसद रहेगा, और 80 में 80 में राज्यसभा, और 81 में लोकसभा की संरचना। ठीक है, संसद का गठन, राज्यसभा का गठन या संरचना, और लोकसभा का। ओके, ये ध्यान रखिएगा, तो आता भी है। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 83 1 में है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि 2-2 साल में जो इसमें मेंबर्स रहते हैं, उनको उनका जो है उनकी जगह पे दूसरा कोई आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन को दिया गया है कि संसद का जो सत्र है वो कब से कब चलेगा, और सत्रावसान और विघटन कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, ये सब। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 101 में, मतलब 100 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत के बराबर होने पर किया जाएगा। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनका जो निर्णायक मत लिया जाता है, जब दोनों मत बराबर होते हैं, जैसे पक्ष में भी कोई भी मत दिया गया है तो बराबर है, और विपक्ष का भी मत बराबर है, दोनों का, पक्ष विपक्ष का, तो जो निर्णायक मत होता है किसी एक का, तो वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदस्यों का सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, 108 ये भी इम्पोर्टेंट है। 109 में धन विधेयकों के संबंध में अ, विशेष प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 10 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। ये देखिए, ये बजट है, बजट का नाम कहीं भी नहीं लिया गया है संविधान में। यहाँ पे बजट की जगह यहाँ प्रयोग हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके, हम लोग जैसे बजट पढ़ते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, स्टार करेगा। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना है। 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 124 में, ओके। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, मतलब जो उच्चतम न्यायालय है उसका अभिलेख न्यायालय है, मतलब उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में है उच्चतम न्यायालय की पुनराविलोकन, मतलब रिव्यू की शक्ति।
अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब कि किसी भी मामले में जैसे कोई ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रपति को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या संज्ञान ले, तो वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ध्यान रखिएगा स्टार है, ये भी स्टार वाले क्वेश्चन। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के विलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ये देखिए राज्यपाल की शक्ति थी ना। अब ये वही बताया ना कि राज्य में राज्यपाल की और राष्ट्रपति में राष्ट्र में अपने देश में वो किसका रहेगा, तो राष्ट्रपति की शक्ति रहेगी। तो राष्ट्रपति का भी हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 61 में था और ये 161 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है। फिर 165 में है राज्य का महाधिवक्ता, ओके ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 174 में क्या है, तो अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होता है 174 में। अनुच्छेद 200 में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर जो विधेयक आते हैं, ठीक है, उस पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना कर लेना, ये है 200 में। और 100 में क्या था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, और अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट है 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ओके। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद एवं शर्तें, कि उच्च न्यायालय के जो पद हैं और नियुक्ति कैसे होगी, किस प्रक्रिया के द्वारा, ये। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रीट निकालने की शक्ति, ये रीट भी इसमें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे तो उसमें से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होना, ये पूछा जाता है। और जैसे उच्च न्यायालय भी पूछे जाते हैं कि इस राज्य में कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं एक साथ, तो देखिए इम्पोर्टेंट है कि 223 में क्या है कि 2 या अधिक, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है, उच्च न्यायालय, ओके। आप लोग सर्च कीजिएगा कि कौन सा ऐसा 2 राज्य है जिसका एक ही न्यायालय है, आपको पता होगा, बहुत फेमस है, बट आप ध्यान से इसको ढूंढिएगा। नेक्स्ट है 233 का 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब आप भाग बताइएगा कि 243 क ग्राम सभा है, अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन है, 43 ग में पंचायतों की संरचना है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ओके। और 243 में पंचायतों के स्थानों का आरक्षण है, और 243 घ में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों एवं मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद
243 य में जिला योजना के लिए समिति है। अनुच्छेद 243 य में है सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 247 में है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। ओके, इसमें मेन आप लोग यही याद रखिएगा कि ये वाला 243 इतना तो कंफर्म याद ही रहना चाहिए, ये और ये भी याद कर सकते हैं। चलिए, अब 247 में है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 में क्या है, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। इसमें अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन है। अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 263 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि है और अनुच्छेद 280 में